बोर्ड एग्जाम अब बहुत ही करीब है दोस्तों, तो अब टाइम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का। तो अगर आपको साइंस के न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही होगी तो मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष अग्रवाल और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th न्यूमेरिकल्स ऑफ साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर। अब दोस्तों ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके के न्यूमेरिकल्स अक्सर एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें गिवन नोट कर लेते हैं। अगर हम सबसे पहला देखें, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब यू क्वेश्चन में दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर। अब पहली गलती यहां पर है कि यू का साइन याद रखिएगा हमेशा नेगेटिव में लगाना है, ठीक है। अगला है कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है। कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है दोस्तों वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर अपन इसका फोकल लेंथ ले लेंगे। बोलता है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड मतलब v निकालना है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। तो फटाफट से अपन अगर यहां पे देखें तो टू फाइंड क्या है, वो है v। अगर अपन यहां पर फॉर्मूले की बात करें तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v की जगह हम क्या रखेंगे, v प्लस u की जगह हम क्या रखेंगे -10 यहां पर, ठीक है, = 1/f की जगह क्या रखेंगे तो 15। अब क्या करना है, बस इसको सॉल्व करना है फटाफट से दोस्तों। 1/v, ठीक है, -1/10 = 1/15। अब देखते हैं आगे कैसे बनेगा। तो आगे हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले इस वाले टर्म को इधर भेज देते हैं। जैसे ही इस वाले टर्म को उधर भेजेंगे 1/v = 1/15 + 1/10 हो जाएगा, ठीक। अब 15 और 10 का एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा 30। 15 के टेबल में 30 कितनी बार में आएगा, 2 बार में, और 10 के टेबल में 30 आएगा 3 बार में, ठीक। तो 1/v = 5/30। सिंप्लीफाई करो, हो गया 1/6। रेसिप्रोकल कर दोगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। मतलब हमारी इमेज कहां बनेगी, हमारी इमेज बनेगी 6 सेंटीमीटर। किस तरफ बनेगी, तो वो राइट साइड बनेगी। मतलब अगर मैं डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, ठीक है, तो ये है कॉन्वेक्स मिरर, ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ था और इमेज जो है वो इस तरफ बनेगा, ठीक है, यहां पर बनेगा इमेज, ठीक है। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। पॉजिटिव ये बता रहा है कि वो इस तरफ बना है, जबकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का नेगेटिव ये बता रहा था कि ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, फटाफट से देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ यू वुड कनेक्ट दीज 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस। पहले वाले का रेजिस्टेंस है 6 ओम, दूसरे का 6 ओम और तीसरे का भी 6 ओम, मतलब 3 रेजिस्टर्स हैं 6 ओम के, ठीक है। फर्स्ट रेजिस्टेंस 6 ओम का, सेकंड रेजिस्टेंस 6 ओम का और थर्ड रेजिस्टेंस भी 6 ओम का। आपको तीनों को कनेक्ट करना है, कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस आना चाहिए 9 ओम, ठीक है। अब बोलता है ऑल्सो जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो अपन जस्टिफिकेशन क्या, अपन उसको पूरा सोल्यूशन ही बना के दे देंगे। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, सीरीज में लगा के देखते हैं, ठीक है। अगर तीनों को सीरीज में लगा देंगे तो क्या होगा, 6 और 6 और 6, तो टोटल हो जाएगा 18। लेकिन 18 तो चाहिए नहीं यहां पर, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, कोई सा और कॉम्बिनेशन बना करके देखना पड़ेगा कि आंसर क्या आ रहा है, ठीक। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है पहले ये समझते हैं, ठीक है। पैरेलल तो होगा नहीं, पैरेलल का आंसर 6 से भी कम आ जाता। एक ऑप्शन होता कि तीनों को अपन सीरीज में लगा सकते हैं, ठीक। ये हो सकता था केस 1, 6 6 और 6। इसका आंसर कितना आ जाएगा, तीनों ऐड हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 18, ठीक है। लेकिन 18 तो अपने को चाहिए नहीं, तो ये वाला सही नहीं है, ठीक। दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता था, 6 के 2 रेजिस्टर्स को अपन क्या करेंगे, सीरीज में लगा देंगे और तीसरे वाले रेजिस्टर्स को उसके साथ पैरेलल में लगा देंगे, ठीक है। R1 6 ओम, R2 6 ओम और R3 जो है वो है 6 ओम। इस तरीके से एक कनेक्शन कर सकते हैं। एक बार सॉल्व करके देखते हैं इसमें आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहां पर ये जो दोनों रेजिस्टेंस हैं ये किस में है, ये है सीरीज में, ठीक। मान लो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो अपन रखते हैं, मान लो उसका नाम रख देते हैं R12, ठीक है। R3 कितना दिया हुआ है 6 ओम। अब R1 और R2 किसमें है, सीरीज में, तो R12 कितना हो जाएगा, R1 + R2 मतलब 6 + 6 मतलब 12 ओम, ठीक है। अब ये आ गया कितना, 12 ओम।
अब सोचो ये और ये किसमें हो गया, ठीक, तो ये दोनों इस कॉमन जंक्शन से जुड़ा हुआ है, तो आपस में किसमें हो गया, तो ये आपस में हो गया पैरेलल में, ठीक। तो अब अगर इसको पैरेलल में ले लें तो मान लो इसका आंसर ले लें 1/r, तो आंसर आ जाएगा 1/12 प्लस 1/6, ठीक। इसका एलसीएम ले लो तो आ जाएगा 12, ये हो गया 1 + 2, तो आंसर हो गया 1/r इज इक्वल्स टू 3/12, ठीक। तो आंसर आ गया 1/r इज इक्वल्स टू 1/4, मतलब अब आंसर कितना आ गया, तो आंसर आ गया r इज इक्वल्स टू 4 ओम। लेकिन हमें कितना चाहिए था दोस्तों, हमें चाहिए था 9 ओम, तो अभी भी हमारा काम नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब इसका कोई और कॉम्बिनेशन बना करके देखते हैं अपन। तो लास्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं दोस्तों, लास्ट कॉम्बिनेशन क्या पॉसिबल है। लास्ट कॉम्बिनेशन में हम क्या कर रहे हैं, दो रेजिस्टर्स को पहले आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं और उसके साथ यहां पर एक रेजिस्टेंस अपन सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये है 6, ये है 6 और ये है 6, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में, ठीक है, ये और ये, ठीक है। अब देखो ये वाला और ये वाला तो पैरेलल में हो गया, इसका नाम था R1, ये R2 और ये R3, ठीक। तो अगर अपन इसको हटा करके एक लगाएं, किनको, R1 और R2 की जगह, तो मान लो इसका नाम R12 रख देते हैं और ये R3 का R3 यहां आ गया, तो R12 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, मतलब 1/R12 इज इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/6, मतलब 1/R12 इज इक्वल्स टू 2/6, मतलब 1/R12 इज इक्वल्स टू 1/3। तो R12 की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 3 ओम, ठीक। ये वाला कितना हो गया, 3 ओम। अब देखो यहां पर ये दोनों किसमें है, तो ये दोनों आ गया सीरीज में, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसको पूरे को हटा करके इसकी जगह एक रेजिस्टेंस लगा देना है और सीरीज में रेजिस्टेंस डायरेक्टली ऐड हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 ओम। अब दोस्तों यहां पर एक सवाल उठता है कि पता कैसे चलेगा कि यही वाला सर्किट बनाना है, तो ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा, ठीक है। अगर आप काफी सारे क्वेश्चंस बना चुके होगे तो आपको डायरेक्टली जज करते बन जाएगा कि ये वाला सर्किट है, और अगर नहीं करते बनेगा तो आपको मल्टीपल सर्किट सॉल्व करके देखने पड़ेंगे कि किस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाने से ये आंसर आएगा, ठीक है। फटाफट से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन बोलता है, इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड इन वॉट्स इन द रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, ठीक है। ये वाला जो रेजिस्टेंस दिख रहा है ना 2 ओम वाला, इसके अक्रॉस पावर कितना है आपको ये बताना है। अब पावर बताने के लिए देखो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस तो दिया है, ठीक। V की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 6 वोल्ट, बट I अपने को पता नहीं है, ठीक। अब देखो यहां से अगर अपन एक सीधे रास्ते से जाएं तो पहले ये वाला रेजिस्टर आया, फिर ये वाला रेजिस्टर आया, ठीक। तो दोनों रेजिस्टर एक ही रास्ते में आ गए, तो दोनों रेजिस्टर कैसे हो गए, दोनों रेजिस्टेंस हो गए सीरीज में। अब सीरीज में क्या होता है, दोनों रेजिस्टेंस आपस में ऐड हो जाते हैं, ठीक। तो मान लो ये R1 था और ये R2 था, तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया, वो आ गया R1 प्लस R2 के बराबर, मतलब नेट रेजिस्टेंस हो गया 1 + 2, मतलब नेट रेजिस्टेंस हो गया 3 ओम, ठीक। अब अगर अपन ओम्स लॉ लगा दें तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल्स टू IR, ठीक। V क्वेश्चन में दिया है 6, I हमें निकालना है, R आ गया 3, इस हिसाब से I की वैल्यू हो गई 6/3, ठीक है, मतलब I की वैल्यू हो गई 2 एम्पियर। तो यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितने का हो गया, 2 एम्पियर का। अब पूरे सर्किट में कितना पावर आएगा ये नहीं पूछ रहा है, आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा है कि ये 2 ओम वाले रेजिस्टर से कितना पावर आएगा। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, I²R। अब यहां पर फिर एक गलती होने का चांस है, गलती क्या होने का चांस है, कई बच्चे इसमें V²/R का फॉर्मूला लगा देंगे। V²/R का फॉर्मूला कभी भी सीरीज के क्वेश्चन में नहीं लगाओगे, आंसर गलत आ जाएगा, ठीक। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, I अभी अभी हमने निकाला था 2 एम्पियर, तो 2 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू यहां रख दो तो वो भी 2, तो पावर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2, तो पावर इज इक्वल्स टू 8, और ये खाली जगह आपके लिए छोड़ दी मैंने। अब जल्दी जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि यहां पर 8 के आगे क्या यूनिट लिखनी पड़ेगी अपने को, ठीक है। ये अपन ने पावर निकाला है तो यहां पर अपने को क्या यूनिट लिखनी पड़ेगी ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आप न्यूमेरिकल सेक्शंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो तो मैंने ऊपर में न्यूमेरिकल्स की पूरी लिस्ट डाली है, ठीक है। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें दोनों चैप्टर के डिटेल्ड न्यूमेरिकल्स पूरे के पूरे सॉल्व किए हुए हैं। बहुत सारे वैरायटी के मैंने न्यूमेरिकल्स बनाए हैं, उस वीडियो में जाकर के आप डिटेल में पूरे न्यूमेरिकल्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वापस आते हैं वीडियो की तरफ और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, बोलता है डिफाइन करिए इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, ठीक है।
तो पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी या फिर रेट ऑफ लिबरेशन ऑफ हीट, इन सबको हम क्या बोलते हैं? पावर। तो याद रखना, पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम या फिर हीट लिबरेटेड पर यूनिट टाइम या फिर एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। ये सभी का सभी किसका है? पावर का आंसर, पावर का डेफिनेशन हो जाएगा। एक्सप्रेस इट इन द टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के टर्म्स में इसको एक्सप्रेस करो, ऐसा बोल रहा है। ठीक, तो अब अपने को क्या करना है दोस्तों, हम जानते हैं पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम होता है। ठीक, साथ ही साथ हम जानते हैं वर्क डन क्या हो, वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब V इंटू क्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। ठीक, तो W की जगह उठा करके ये रख देते हैं, तो P का फॉर्मूला क्या हो गया? V इंटू क्यू बाई टी, और Q बाई टी क्या होता है? वो होता है R I। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? V I। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए रेजिस्टेंस के टर्म्स में, ठीक है, I नहीं चाहिए हमको। तो हम जानते हैं ओम्स लॉ बोलता है V इज इक्वल्स टू आई आर। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी V बाई आर। यहां से इसकी वैल्यू रख देते हैं इसमें, तो पावर की वैल्यू हो जाएगी V इंटू वी बाई आर, मतलब पावर की वैल्यू हो गई V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, समझ में आ गया ये? चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या बोलता है। इस क्वेश्चन का अगला पार्ट बोलता है एक इलेक्ट्रिक ओवन है जिसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो 220 वॉट में वर्क करे। ठीक है, मतलब जब अपन उसकी रेटिंग लिखेंगे तो रेटिंग कितने वॉट के हिसाब से है? 220 वॉट के हिसाब से है। दिस ओवन कंज्यूम्स 11 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 5 आवर्स। मतलब अगर टाइम 5 आवर्स होते हैं तो वो कितना कंज्यूम करता है पावर? वो जो एनर्जी कंज्यूम करता है, वो एनर्जी कंज्यूम करता है 11 यूनिट्स की। कितने की? 11 यूनिट्स की एनर्जी कंज्यूम करता है। ठीक है, बोलता है कैलकुलेट द पावर रेटिंग ऑफ द ओवन। ओवन की पावर रेटिंग आपको बतानी है। ठीक, अब पावर रेटिंग अपन बताते हैं वोल्टेज और वॉट में, बट अब समस्या ये है पावर इन वॉट तो दिया ही नहीं है। तो अब देखो खेल यहां है। ठीक है, यूनिट्स में दिया हुआ है एनर्जी, तो ई होता क्या है? 11, और एक यूनिट ऑफ एनर्जी कितना होता है? 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल ऑफ एनर्जी होता है। ठीक, अब यहां पर देखो 5 घंटे वर्क किया है। ठीक, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम या फिर एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। तो पावर कितना हो गया? एनर्जी कंज्यूम्ड हो गया 11 इंटू 3.6 इंटू 10 का पावर 6 अपॉन 5 घंटे, मतलब 5, 1 घंटे में कितना मिनट? 60 मिनट, और मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड्स। ठीक है, चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 11 इंटू 3.6 इंटू 10 का पावर 6 अपॉन 5 इंटू ये हो गया 3600। ठीक, इसका पॉइंट अगर हटाओगे ये वाला तो यहाँ पे 10 लग जाएगा, ये 36 और ये खत्म आ गया 100, 100 और ये हो गया 1000। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया? पावर इज इक्वल्स टू 11/5 इंटू 10 का पावर 6, और नीचे हो गए 3 जीरो जो कि ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा -3। तो पावर इज इक्वल्स टू 11/5 इंटू 10 का पावर 3, मतलब पावर इज इक्वल्स टू 2.2 इंटू 10 का पावर 3, मतलब पावर इज इक्वल्स टू 2200 वॉट। ठीक है, यहां तक समझ आया? अब अपने को क्या बताना है? रेटिंग कितनी है बताना है। ठीक, तो रेटिंग कैसे बताओगे? तो दोस्तों रेटिंग बताने के लिए आपको लिखना पड़ता है रेटिंग कितनी हो गई? 2200 वॉट। ठीक, 220 वोल्ट। इसका मतलब अगर इस डिवाइस को 220 वोल्ट के पावर सप्लाई पे लगाओगे तो ये 2200 वॉट का होगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन का ये पार्ट तो हो गया। अब बोलता है बताइए करंट ड्रॉन बाय द ओवन कितना है? अगर इसको अपन यूज करेंगे तो करंट कितना ड्रॉ होगा ये आपको बताना है। ठीक, तो अब इसको कैसे कर सकते हैं? तो सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का बोलता है, हम जानते हैं पावर इज इक्वल्स टू वी आई होता है। ठीक, तो आई का फॉर्मूला क्या हो गया? P बाई वी। तो ये हो गया, पावर है 2200, वोल्टेज है 220, ये और ये गया 10, मतलब आई का आंसर आ गया 10 A फॉर एम्पियर। ठीक है, तो 10 एम्पियर का करंट ये ओवन जो है ये ड्रॉ करेगा। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या बोलता है।
इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट बोलता है द रेजिस्टेंस ऑफ द ओवन व्हेन इट इज रेड हॉट, मतलब जब फुल कंज्यूम हो रहा है तो रेजिस्टेंस कितना ऑफर कर रहा है आपको ये बताना है। ठीक, अब पावर का फॉर्मूला होता है क्या, आई स्क्वायर आर। ठीक, पावर कितना हो गया 2200, आई कितना निकाले 10, तो 10 का स्क्वायर इंटू आर, तो ये हो गया 2200 इंटू 100। ठीक है, 2200 इज इक्वल्स टू 100 इंटू आर, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई 2200 अपॉन 100, मतलब आर की वैल्यू हो गई 22 ओम। तो ये जो ओवन था ये कितने ओम का हो गया, ये हो गया 22 ओम का। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं और इसी तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल आता है, क्वेश्चन बेसिकली आपके नॉलेज को, एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज को टेस्ट करने के लिए आता है। ठीक है, बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है कंप्लीट द फॉलोइंग रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ठीक, अब देखो यहां से जो पहली रे ऑफ लाइट गई है ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई है। ठीक, अब ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगी, मानो ये फोकस से पास हो रही हो। ठीक, तो ये क्या होगा, ये हो गया यहां से ये रिफ्लेक्ट होकर के और ये बाहर की तरफ चली जाएगी। ठीक, तो यहां पर इमेज बनेगी, इमेज डॉटेड बनानी है क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है। ठीक, अब यहां पर ए है, यहां लिखेंगे ए डैश, यहां पर बी है तो यहां पर लिखेंगे बी डैश। तो दोस्तों इस तरीके की इमेज यहां पर फॉर्म होगी। ठीक है, अब बोलता है मेंशन द नेचर। नेचर कैसा है भैया, तो ये है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन क्या है, ठीक है, इरेक्ट। नेचर कैसा हो गया, वर्चुअल। पोजीशन कैसी हो गई, इरेक्ट। साइज कैसा हो गया, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। कैसा हो गया, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन दिस केस। तो अपन ने ये भी कंप्लीट कर लिया। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है स्टेट द साइन ऑफ द इमेज डिस्टेंस। दोस्तों v का डिस्टेंस इस तरफ बन रहा है तो v का डिस्टेंस कैसा आएगा, पॉजिटिव। ठीक, तो साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करके आपको v का साइन बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो v का साइन आएगा वो आएगा पॉजिटिव। तो देखो फिर से एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअली उसने चेक किया कि आपको रूल्स आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक, फटाक से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोलता है एक इलेक्ट्रिक आयन है, इट कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 880 वॉट व्हेन हीटिंग इज एट अ मैक्सिमम रेट एंड 330 वॉट व्हेन द हीटिंग इज एट अ मिनिमम। ठीक, तो पावर मैक्सिमम कितना दिया है 880 वॉट और पावर मिनिमम कितना दिया है 330 वॉट। अब क्या बोलता है, ये जो सोर्स ऑफ वोल्टेज है, वोल्टेज सोर्स वो है 220 वोल्ट का। ठीक है, बोलता है कैलकुलेट द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। तो हर एक केस में करंट और रेजिस्टेंस निकालो। ठीक है, एक मैं निकाल के बताता हूं, एक आप बना लेना। ठीक, चलिए पी मैक्स के केस में निकालते हैं। पावर मैक्स क्या होगा, V इंटू आई मैक्स। ठीक, तो आई मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी P मैक्स और V को नीचे भेज दिया। ठीक, तो फिर करंट मैक्सिमम कितना हो गया, वो हो गया P मैक्स जो कि था 8800 और वोल्टेज जो कि है 220। ठीक है, पावर दिया है सॉरी 880 और V दिया है 220, ये और ये गया। ठीक, ये और ये गया 4, तो करंट कितना आ गया मैक्सिमम, वो आ गया 4 एम्पियर। ठीक, सिमिलरली आप चाहो जैसे मैंने P मैक्स निकाला है बिल्कुल उसी तरीके से आप P मिनिमम भी निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में अक्सर क्या होगा, एक क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पार्ट्स में देगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अब 5 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या करेगा, वो इसका एक अलग मार्क्स निकालेगा, इसका एक अलग मार्क्स निकालेगा, इसका एक अलग मार्क्स निकालेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या बताना है कि जब भी अपन एक डिवाइस से करंट पास करते हैं तो उसमें हीट लिबरेट होती है और वो जो हीट होती है वो करंट के स्क्वायर टाइम्स प्रोपोर्शनल होती है। इसी को हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगला, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन द करंट पासेस थ्रू अ रेजिस्टर फॉर सम टाइम। अब आपको यहां पर हीट का डेरिवेशन करने बोल रहा है, आपको बोल रहा है बताना है कि हीट कितनी लिबरेट होगी। ठीक है, अगर आप एक स्पेसिफिक करंट को एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से कुछ समय के लिए पास करेंगे। ठीक, तो देखते हैं कि इसका डेरिवेशन किस तरीके से कर सकते हैं। तो हम जानते हैं
ठीक है, हीट मतलब एनर्जी है, ठीक है, वर्क डन हीट के बराबर होता है, तो अपन वर्क के लिए ये डेरिवेशन करेंगे। ठीक, हम जानते हैं V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, तो हम बोल सकते हैं V इंटू क्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। ठीक, ऑल्सो हम जानते हैं I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है, तो हम लिख सकते हैं I इंटू टी इज इक्वल्स टू क्यू, यहां से उठा करके इस वैल्यू को Q को यहां रख देता हूं। ठीक, तो हम बोल सकते हैं V इंटू आई इंटू टी इज इक्वल्स टू वर्क डन। ठीक, अब ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ बोलता है V इज इक्वल्स टू आई आर, तो यहां पर उठा करके V की वैल्यू रख दो, तो I इंटू आर इंटू आई इंटू टी इज इक्वल्स टू वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया? आई स्क्वायर आर टी, और जितना भी वर्क डन होगा उतनी हीट लिबरेट हो जाएगी, तो हीट लिबरेशन का भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके के बहुत ही सिंप्लीफाइड लेकिन लॉजिकल क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है दोस्तों, तीन रेजिस्टर्स हैं R1, R2 और R3, तीनों को अपन कनेक्ट कर दिए हैं पैरेलल में, एंड तो कॉम्बिनेशन है दैट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, एक अमीटर, एक वोल्ट मीटर और एक की। बोलता है ड्रॉ करो एक सुटेबल डायग्राम टू शो द अरेंजमेंट ऑफ दीज कंपोनेंट, ठीक है, विद द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो। ठीक, तो एक फटाक से इसका एक अपन क्या करते हैं कि सर्किट बना लेते हैं। यहां पर देखो हम एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो तीन रेजिस्टर्स हमने ले लिए, ये पैरेलल में, ये हो गया R1, ये R2 और ये R3। ठीक, अब हमने क्या किया, यहां पे निकाल लिया, इसके अक्रॉस हमने लगा दिया एक वोल्ट मीटर। ठीक, तीनों कॉम्बिनेशन के जो जंक्शन था वहां से अपन ने निकाल के लगा दिया वोल्ट मीटर, यहां पर हमने लगा दिया अमीटर। ठीक, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस के लिए अपन ने लगा दी यहां पर बैटरी, और यहां पर अपन ने लगा दिया की स्विच। ठीक, ये अभी की स्विच ऑफ है, अगर इसमें डॉट लगा दोगे तो ये की स्विच ऑन हो जाएगा। ठीक, देखते हैं सारे एलिमेंट्स आए कि नहीं। बैटरी लगा दिए, तीनों रेजिस्टर्स लगा दिए, पैरेलल में लगा दिए, अमीटर लगा दिए, वोल्ट मीटर लगा दिए और की भी लगा दिए। तो दोस्तों ये भी एक बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके लॉजिकल को चेक कर रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से और लाइट चैप्टर से अक्सर न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो हैं ये आएगा ह्यूमन आई चैप्टर से, उसके बाद ये आएगा मैग्नेटिज्म चैप्टर से। तो ये जो दो चैप्टर्स होंगे फिजिक्स के, इससे थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, और जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है वो फिजिक्स के लाइट चैप्टर और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ। बोलता है इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। ठीक है, अब देखो करंट यहां से गया, इससे पास हुआ, यहां तक तो गया, लेकिन यहां तक जाने के बाद हुआ क्या कि वो दो ब्रांचेस में टूट गया। एक ब्रांच है ये वाली और दूसरी ब्रांच है ये वाली, लेकिन यहां पर आकर के करंट वापस मिल गया, और वापस मिलने के बाद करंट फिर से यहां गया, इस रेजिस्टेंस से पास हो गया। अब देखो इस जंक्शन से सी से डी तक जाने के दो रास्ते थे, वो दोनों रास्ते आपस में किसमें हो गए? पैरेलल में हो गए। तो अगर अपन इसका सिंप्लीफाइड सर्किट बनाएंगे तो कैसा बनेगा? ठीक, ये हो गया 5 ओम का एक रेजिस्टेंस, इस पूरे को हटा करके इसके बदले एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। ठीक, उसका नाम रख देता हूं R23। ठीक है, क्योंकि ये 2 और 3 को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, और फिर उसके बाद ये हो गया C पॉइंट, ये हो गया D पॉइंट, फिर इसके आगे जाएंगे, यहां पर आ जाएगा R4 जो कि दिया हुआ है 5 ओम। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 1/R23 इज इक्वल्स टू 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, एक है 10 ओम का, दूसरा भी है 10 ओम का, तो 1/R23 इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/10। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो इधर का पार्ट नहीं लिखते हैं, नहीं लिखोगे तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो प्लीज पूरा लिखना है इसको। ठीक है, ये हो गया 2/10, तो हो गया 1/R23 इज इक्वल्स टू 1/5, मतलब R23 की वैल्यू कितनी हो गई? 5 ओम। ठीक है, अब देखो यहां पर ये पूरा का पूरा एक रास्ते में आ गया। ठीक, पूरा का पूरा अगर एक रास्ते में आ गया तो क्या होगा कि इसके बदले अगर आप एक रेजिस्टर लगाओगे R, तो उस R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो तीनों का सम हो जाएगा, मतलब 5 + 5 + 5 मतलब 15। ठीक है, तो दोस्तों ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं ये बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये छोटा सा क्वेश्चन जो है ये 3 मार्क्स का है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करो। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी कर दिया था, अभी एक क्वेश्चन में मैंने बताया था।
अगला क्वेश्चन है इसकी एसआई यूनिट लिखो। तो दोस्तों पावर की एसआई यूनिट होती है वॉट, ठीक है। अगला दो बल्ब्स हैं, इनकी रेटिंग क्या है, 100 वॉट 220 वोल्ट और 60 वॉट 220 वोल्ट। बोलता है इनको कनेक्ट किया है पैरेलल में, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट वाला, ये वाला हो गया सेकंड वाला, ठीक। फर्स्ट वाला कितना दिया है 100 वॉट 220 वोल्ट और दूसरा वाला दिया है 60 वॉट 220 वोल्ट, ठीक। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू एन इलेक्ट्रिकल मेन्स ऑफ, यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है वो है 220 वोल्ट का, ठीक है। बोलता है फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब फ्रॉम द मेन, यहां से जो मेन करंट निकलेगा ये कितना करंट निकलेगा ये बताना है, ठीक। अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसका रेजिस्टेंस निकाल लो और फिर आप इसका भी रेजिस्टेंस निकाल लो, ठीक। फर्स्ट डिवाइस का रेजिस्टेंस अपन कैसे निकाल सकते हैं, तो हम जानते हैं पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, ठीक। क्वेश्चन में देखो रेटिंग डिवाइस की 223 और आपका अप्लाइड वोल्टेज भी क्या था 220, ठीक। तो इसमें अपन डायरेक्टली आर निकाल सकते हैं कीपिंग वी एस 220। लेकिन अगर अभी यही क्वेश्चन सीरीज का हो जाता तो फिर 220 नहीं लगा सकते थे, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट, पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सीरीज में। यहां पर हम क्या करेंगे, P दिया हुआ है क्वेश्चन में 100, V दिया है 220 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू R, तो अपन लिखेंगे R इज इक्वल्स टू 220 इंटू 220 अपॉन 100, ये 0 0 और 0 और 0 गया, तो R की वैल्यू हो गई कितनी 22 इंटू 22 ओम, ठीक है। अब दूसरा वाला निकाल लेते हैं, जैसे ये हो गया रेजिस्टेंस 1, ठीक है, ये फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस हो गया क्योंकि ये पावर 1 दिया हुआ था। सिमिलरली पावर 2 इज इक्वल्स टू वोल्टेज स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस 2, तो आप बोल सकते हो रेजिस्टेंस 2 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन P2 220 स्क्वायर अपॉन 60, ठीक है। तो 222 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 48400 और अपॉन में आ गया 60, ये और ये खत्म, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2420, तो ये हो गया कितना 3। तो R2 की वैल्यू आ गई दोस्तों 2420 अपॉन 3 ओम, और यहां पर अगर अपन इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो R1 की वैल्यू आ जाएगी 484 ओम, ठीक। अब दोस्तों यहां पर अपने को क्या करना है, ये दोनों पैरेलल में दिया हुआ है, ठीक है। किस में दिया हुआ है, पैरेलल में, तो 1 अपॉन आर पैरेलल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 हो जाएगा, ठीक। तो अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू, पहला वाला रेजिस्टेंस हो गया 484 प्लस दूसरा वाला कितना हो गया, वो हो गया 1 अपॉन 2420 अपॉन 3, दोस्तों ये 3 तो ऊपर चले गया, ठीक है। अब 1 अपॉन ये इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 484 प्लस 3 अपॉन 2420, ठीक। वैसे अगर अपन इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 2484 इंटू 5 अगर अपन करें तो 5 4 जार 20, 8 5 जार 40 इंटू 42, 5 4 जार 20 एंड ये 24, ठीक है। तो एलसीएम दोस्तों आ जा रहा है इसका 2420, ये आ गया 5 टाइम्स और ये आ गया 3 टाइम्स, तो 1 अपॉन आर की वैल्यू कितनी हो गई 8 अपॉन 2420, ठीक। सिंप्लीफाई करके देखते हैं दोस्तों, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 2420 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, इतना ओम आ गया है, ठीक है, रेसिप्रोकल करने से। अब दोस्तों देखो यहाँ पर V दिया हुआ है 220 वोल्ट, अपने को निकालना क्या है दोस्तों, अपने को करंट निकालना है, ठीक है। करंट क्या होता है, करंट होता है V इज इक्वल्स टू आई आर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो हम बोल सकते हैं I इज इक्वल्स टू V बाई R, मतलब I इज इक्वल्स टू 220 अपॉन R की वैल्यू कितनी आई है 2420 डिवाइडेड बाई 8, ये 8 ऊपर चले गया, I इज इक्वल्स टू 220 इंटू 8 अपॉन 2420, ठीक। ये 0 खत्म, 11 2 जार, इसको 11 से काटेंगे तो ये हो गया 22, ये हो गया 1, ये हो गया 11, तो दोस्तों I की वैल्यू हो गई 8/11 एम्पियर, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि नेट करंट कितना वहां से ड्रॉ। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, एक्सप्रेस इट मैथमेटिकली व्हेन एन अप्लायंस ऑफ रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ वोल्टेज V एंड करंट I फ्लो थ्रू द अप्लायंस एट अ टाइम t। तो दोस्तों सेम डेरिवेशन है, अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चन पहले ये पूरा का पूरा डेरिवेशन समझाया था, ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। तो मैं दोबारा नहीं बता रहा हूं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अ 5 ओम रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 ओम, दैट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, ठीक है, तो V दिया हुआ है 6 वोल्ट, ठीक। कैलकुलेट द एनर्जी दैट इज डिसिपेटेड इन 10 सेकेंड्स, टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड्स, आपको हीट निकालना है, ठीक है, तो हीट का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन R इंटू न्यूमरेटर में T, तो हीट इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर अपॉन 5 इंटू 10, ये और ये गया 2 हो गया, तो आंसर कितना हो गया 6 इंटू 6 इंटू 2 मतलब 36 इंटू 2 मतलब 72, और क्योंकि हीट है तो यूनिट आ जाएगा जूल, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 72 जूल। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए एक बहुत बड़े मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। तो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोलता है राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, फिर से जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है, देख रहे हो बार बार कितना जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम, चार्ज दिया हुआ है 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 2 आवर्स, टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स, ठीक, लेकिन यूनिट चाहिए सेकेंड, मतलब 2 इंटू 60 मिनट्स और फिर 60 सेकेंड्स, ठीक है। बोलता है थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 40 वोल्ट, तो V दिया हुआ है 40 वोल्ट, आपको क्या निकालना है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड, ठीक है। अब हीट का फॉर्मूला निकालना है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले निकालते हैं करंट कितना होता है, तो करंट कितना होता है, करंट होता है Q/T, ठीक, तो करंट कितना हो जाएगा 96,000 अपॉन टाइम कितना दिया हुआ है 2 इंटू 60, ठीक है। अब अपने को क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये जीरो गया, ये जीरो और ये जीरो गया, ये और ये गया, हो गया कितना 480, ठीक, इसको आधा करो 3, इसको आधा करो 240, 3 1 जार 3, ठीक, 8 3 जार 24, तो ये हो गया 80, फिर इसका आधा करो 3, इसका आधा करो 40, तो करंट कितना हो गया 40/3 एम्पियर, ठीक। अब आपको निकालना है हीट, हीट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, हीट का फॉर्मूला होता है I²RT, लेकिन R तो आपको दिया नहीं है, या फिर VIT, ठीक, तो हीट V कितना दिया है 40, करंट अभी अभी आपने कितना निकाला 40/3, और टाइम कितना दिया हुआ है, वो दिया है 2 इंटू 60, ठीक, ये और ये कट गया, हो गया 20, बचा कितना 40 इंटू 40 इंटू 2 इंटू 20 इंटू 60, 4 4 जार 16, 16 2 जार 32, 32 2 जार 64, 64 इंटू 6 करना पड़ेगा, ठीक है, 64 इंटू 6 इंटू 1 2 3 4, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना दोस्तों, सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी आएगा जूल में वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। फटाफट से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं, ड्रॉ अ रे डायग्राम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस रखा है, ठीक है, ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक, इस लेंस को बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ये है ऑप्टिकल सेंटर, फोकस 2f, यहां पर f, यहां पर 2f, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस, ठीक, इनके बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां पर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, फोकस से पास हो गई रिफ्रैक्शन के बाद, और जो ऑप्टिकल सेंटर से गई वो सीधी सीधी पास हो गई, ठीक। इसको बैक खींचो, जैसे ही इसको बैक खींचोगे एक डॉटेड लाइन जाकर के मिलेगी, ठीक, जहां पर भी ये मिलेगी वहां पर इमेज बन जाएगा, ठीक। तो इमेज कैसे बनेगा, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, वर्चुअल, मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट। अगला क्वेश्चन बोलता है एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव लेंस, कहीं पे भी एक कॉनकेव लेंस ले लो, ये हो गया कॉनकेव लेंस, ठीक, ऑप्टिकल सेंटर, फोकल 2f, कहीं पे भी ले लो, इसमें सेम ही बनता है, ठीक है, इमेज। चलो यहां ले लेते हैं, रे ऑफ लाइट पैरेलल गई, ठीक, अब ये क्या करेगी, ये बाहर की तरफ जाएगी इस तरीके से, मानो इसको पीछे खींचो तो ये इस फोकस से आनी चाहिए, और अगला वाला क्या होगा, वो जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई वो सीधा सीधा पार हो गई, तो यहां पर अपनी इमेज बन जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हो इमेज कहां पर बनी, यहां पर इमेज जो है वो बनेगी, ठीक। इमेज कैसी होगी, इस केस में भी वर्चुअल एंड डायरेक्ट, लेकिन स्मॉलर इन साइज। नेक्स्ट देखते हैं, एट 2f एट अ कॉन्वेक्स लेंस, अब कॉन्वेक्स लेंस में अगर आप लोगे और 2f में लोगे, ठीक है, तो बनाने में कभी कभी थोड़ी सी दिक्कत आती है, याद रखना अगर 2f पे ऑब्जेक्ट लिए हो तो इमेज भी हमेशा 2f पे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। तो ये वाला आप बना करके ट्राई करो। नेक्स्ट बोलता है स्टेट द साइन एंड वैल्यूज ऑफ द मैग्निफिकेशन
इन द अबव मेंशन्ड केसेस फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखो क्या बोल रहा है, स्टेट द साइन एंड वैल्यूज ऑफ मैग्निफिकेशन। तो साइन कैसा आएगा, तो दोस्तों मैग्निफिकेशन आएगा पॉजिटिव, किसमें किसमें, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में, और थर्ड क्वेश्चन में आएगा नेगेटिव। क्यों, जब भी रियल एंड इन्वर्टेड बनता है तो नेगेटिव आता है, जब भी वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनता है तो हमेशा पॉजिटिव आता है। अब यहां पर देखो जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है, मतलब वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट वाले में m की वैल्यू मोर देन 1 होगी, ठीक। जबकि सेकंड केस में अगर आप देखोगे तो जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है, तो जो m की वैल्यू है वो लेस देन 1 होगी, ठीक है, मतलब 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, ठीक। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज है, ठीक है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दैट इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट, ठीक, यू दिया हुआ है -25 सेंटीमीटर, ठीक, ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर दिया हुआ है जिसका फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। अब कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव लेते हैं, तो नेगेटिव 15 सेंटीमीटर हो गया। बोलता है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, अपने को स्क्रीन रखना चाहिए ताकि अपन एक शार्प इमेज ऑब्टेन कर पाए। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको v ऑब्टेन करना है, ठीक है। अब v कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, 1/v प्लस 1/-25 इज इक्वल्स टू 1/-15। इसको उधर भेज देते हैं, तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/25 माइनस 1/15, ठीक। 1/v एलसीएम लोगे 75 आ जाएगा, 25 3 टाइम्स और 15 5 टाइम्स, तो 1/v इज इक्वल्स टू -2/75। तो v की वैल्यू कितनी हो गई, वो हो गई -75/2, मतलब v की वैल्यू हो गई 37.5 सेंटीमीटर माइनस में, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया क्या, इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज कहां बनी, इमेज बनी 37.5 सेंटीमीटर दूर। वैसे एक बार मैं सेम क्वेश्चन को आपको डायग्राम से समझाता हूं, ठीक है। तो देखो यहां पर जो मिरर है कॉनकेव मिरर है, ठीक, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये हो गया 15 सेंटीमीटर पे फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां हो गया 30 सेंटीमीटर पे, ठीक, यहां तक समझ आया। अब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर, मतलब इसके बीच में। अब जब भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है, इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी बाद में बनती है, ठीक है। तो बहुत ऑब्वियस है कि जो हमारा आंसर है वो 30 से बड़ा आना चाहिए था, और क्योंकि वो इसी साइड बन रहा है इसलिए वो उसका साइन क्या है, माइनस में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है फाइंड द साइज ऑफ द इमेज। अब साइज ऑफ द इमेज कैसे बना सकते हैं, तो अगर आपको साइज ऑफ द इमेज चाहिए तो साइज ऑफ द इमेज के लिए आपको क्या करना है, -v/u इज इक्वल्स टू hi/ho का फॉर्मूला लगाना है, ठीक। तो ये हो गया -v है -37.5 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अगर अपन देखें तो कितना दिया हुआ था, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी हुई है -25, ठीक। अगर अपन hi अपने को निकालना है और ho क्वेश्चन में दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर, ठीक, वैल्यू निकालते हैं, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, तो 37.5 अपॉन 25 माइनस में इज इक्वल्स टू hi/4, तो 4 इंटू 37.5 अपॉन -25 इज इक्वल्स टू hi, ठीक। अब 37.5 इंटू 4 करते हैं, 37.5 इंटू 4, 5 4 जार 20, 7 4 जार 28 प्लस 2 30, 5 4 3 जार 12 एंड ये हो गया 15, ठीक है। तो 150 आ गया, तो ये हो गया 150 अपॉन 25 माइनस में इज इक्वल्स टू hi, ठीक। कट करो इसको, तो ये हो गया 6 टाइम्स, तो hi कितना हो गया -6 सेंटीमीटर। माइनस क्या बता रहा है यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट अगर ऐसा रखा हुआ था तो इमेज कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन में अगर और कोई पार्ट होगा, तो इस क्वेश्चन में और एक क्या पार्ट है कि रे डायग्राम बनाओ, जो कि हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है। ये रहा उसका रे डायग्राम। रे डायग्राम कैसे बनेगा, वो रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है वो फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है, और वो रे ऑफ लाइट जो कि फोकस से पास हो रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों ये यहाँ पर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ऑन स्केल नहीं बनाया है, जब आप प्रॉपर्ली इसको स्केल से बनाओगे तो ये एग्जैक्टली यहाँ पर जाकर के मीट करेगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कंस्ट्रक्ट अ फूड चेन ऑफ 4 ट्रॉपिक लेवल्स। ठीक है, 4 ट्रॉपिक लेवल का फूड चेन बनाना है, होना चाहिए हॉक, स्नेक, प्लांट एंड रैट। ठीक, तो सबसे पहले क्या आएगा, प्लांट, एनर्जी प्लांट के पास आएगी। प्लांट को कौन खाएगा इसमें से, तो प्लांट को खाएगा रैट। ठीक, रैट को कौन खाएगा, तो रैट को खाएगा स्नेक, और स्नेक को कौन खाएगा, तो स्नेक को खाएगा हॉक। तो दोस्तों ये जो है ये फूड चेन अपना बनना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए 20,000 जूल ऑफ एनर्जी जो है दैट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोड्यूसर टू द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेकंड ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ते हैं। 20,000 जूल ऑफ एनर्जी वाज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोड्यूसर टू द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेकंड ट्रॉपिक लेवल। ठीक, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे क्या है, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या किया, प्रोड्यूसर 20,000 जूल ऑफ एनर्जी जो है वो अगले लेवल पर पास आउट किया है। ठीक है, ट्रांसफर किया है। बोलता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू द ऑर्गेनिज्म और ऑफ द थर्ड ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, एंड ऑफ द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। थर्ड ट्रॉपिक लेवल और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को कितनी एनर्जी मिलेगी आपको बताना है। अब क्या होगा दोस्तों, अगर इसने यहां से 20,000 जूल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर किया होगा तो सिर्फ इसका 10%, ठीक है, इसका 10% कितना हो जाएगा, 2,000 जूल ऑफ एनर्जी जो है वो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल वाले के पास रहेगी, बाकी पूरी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। अब ये जो 2000 है, जब ये इसको अगले लेवल पे वेस्ट करेगा तो 2000 का 10% मतलब कितना हो गया, 200 जूल ऑफ एनर्जी थर्ड ट्रॉपिक लेवल वाले के पास आएगी, बाकी पूरा का एनर्जी वेस्ट हो जाएगा। और फिर जब थर्ड लेवल से फोर्थ लेवल जाएंगे तो फिर इसका 10% मतलब सिर्फ 20 जूल ऑफ एनर्जी जो है वो फोर्थ लेवल तक जाएगी, बाकी पूरे की पूरे एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट विल बी ट्रांसफर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म ऑफ द थर्ड ट्रॉपिक लेवल टू द ऑर्गेनिज्म ऑफ फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। तो थर्ड वाला फोर्थ वाले को कितना ट्रांसमिट करेगा, तो दोस्तों यहां पर देखो इसने 20,000 ट्रांसमिट किया, फिर इसने 2,000 ट्रांसमिट किया था जिसका 200 बचा, फिर ये 200 ट्रांसमिट करेगा जिसका 20 बचेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 200 जो कि ट्रांसमिट हुआ, और बचा उसमें से यूटिलाइज कितना हुआ, वो है 20 जूल। ठीक, ठीक है, तो दोस्तों इसके साथ हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs ऑफ साइंस क्लास 10th न्यूमेरिकल्स अपन ने कवर कर लिए हैं। ठीक है, वीडियोस को आगे पीछे करके वापस से देखो, फॉर्मूलेस को ध्यान रखो, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन क्वेश्चंस को आपको बार बार बना करके देखना पड़ेगा, फॉर्मूलेस अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। और प्लीज 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 अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। आज के लिए बस इतना ही।